Hello students, welcome back to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti Chaudhary and we are doing NCERT series 9th to 12th and this is your chapter 7 in which we are going to discuss about the history and sport. कि हमारे जो इतिहास और खेल का जो एक मेल है वो कैसे होता है और उसमें हम एक बेहद दिलचस्प जो खेल है जो आप देखते हैं पूरी दुनिया में और इंडिया में स्पेशली अभी तो वैसे भी आईपीएल चल रहे हैं तो लोगों में इसका क्रेज बुरी तरह से है। हम कह सकते हैं कि दे आर क्रेजी अबाउट द क्रिकेट। सो आज हम उस क्रिकेट की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे आया। स्टार्टिंग में तो हमारा तो जो राष्ट्रीय खेल है वो भी हॉकी है, तो क्रिकेट का किस तरह से क्रेज लोगों में हुआ और क्रिकेट कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे फिर वो फैलता चला गया। क्या इसी जो आपकी आज की टेक्नोलॉजी है या जो आज की टेक्निक्स हैं क्या वो शुरू से थी या धीरे धीरे करके वो डेवलप हुई हैं, कैसे वो डेवलप हुई हैं। जो बैट है, बॉल है, उनका साइज, उनका जो वेट है वो कैसे कैसे फिर धीरे धीरे वेरी होता गया और फिर हम आज यहाँ तक पहुंच रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़े कोई आईपीएल होता था या 2020 होता था तो किस तरह से मैचेस होते थे, किस तरह से वहां पर खेला जाता था, कैसे टेस्ट मैच होते थे, कैसे वनडे मैच होते थे और कैसे एम्पायर होते थे, स्टंप किस तरह से थे। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं एंड इस चैप्टर के भी हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमें देखेंगे कि क्रिकेट कैसे उभरता गया, ठीक है। और कैसे फिर अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो कैसे एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ रूल्स वहां पर आ गए, ठीक है। जैसे बैट का मतलब क्या होता था कि कोई भी डंडा, स्टिक उसको बोलते थे, ठीक है। बाय द 17th century cricket had evolved enough to recognizable as a distinct game and it was popular enough for its fans to find for playing it on Sunday instead of going to church। तो आपका जो 17th सेंचुरी की बात करें तो 17th सेंचुरी तक इतना फेमस क्रिकेट हो गया था कि लोगों को क्या होता था, जो संडे होते थे, संडे फिक्स होते थे कि लोग वहां पर चर्च में जाते थे। तो क्रिकेट वो सो फेमस कि लोग इस चर्च में जाने की बजाय बच्चे क्या करते थे, दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट और फिर वो क्या करते थे, फाइन देने को भी तैयार होते थे एंड पेड फाइन्स। तो वो लोग इतने ज्यादा लोकप्रिय आपका जो गेम है ये हो गया था कि वो लोग क्या करते थे कि उसके लिए फाइन भी भरते थे पर खेलते थे क्रिकेट, चर्चेस में नहीं जाते थे। स्टार्टिंग में फिर क्या हुआ कि जो उसकी शेप होती थी पहले हॉकी स्टिक की तरह होती थी कि ऐसे बन गया और ये इस तरह से शेप होती थी उसकी, आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, ठीक है। और जो बॉल होती थी वो अंडर आर्म फेंकी जाती थी, ठीक है, ओवर आर्म नहीं होती थी, अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व, ठीक है। एंड द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से होता था कि कैसे खेला जाता था, बैट कैसे होता था और किस तरह से बॉलिंग की जाती थी, ओके। उसके बाद इंग्लैंड में हाउ दैट अर्ली वर्जन ऑफ क्रिकेट प्लेड इन विलेज इंग्लैंड ग्रू इनटू द मॉडर्न गेम प्लेड इन द giant stadiums in great cities in a proper subject of history because one of the uses of history is to understand how the present was made। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव से या गांव से जो खेला जाता था आज बड़े बड़े स्टेडियम्स, जायंट आपके स्टेडियम्स है वहां तक खेला जाता है, क्यों। तो हिस्ट्री का एक यूज यह भी है कि हमारा जो वर्तमान है वो किस तरह से बना है उस चीज को समझना, ठीक है। और स्पोर्ट्स जो है एज ए लार्ज पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या वे है, किस तरह फिट रह सकते हैं, कैसे अपनी सोशल लॉयल्टी को एक्सप्रेस करना है, कैसे एक दूसरे के साथ compete करना है। तो इस तरह से हम गेम को देखते हैं, राइट। If tens of the millions of Indians today drop everything to watch the Indian team play a test match or one-day international, it is reasonable for a history of India to explore how that stick and ball game invented in Southeast England became the ruling passion of the Indian subcontinent। कि आज देखिए आप कितने लोग जो है कितने लोग भारत में कुछ भी छोड़ सकते हैं कि वो उनको एक पारी देखनी है, टेस्ट मैच देखना है, वनडे मैच देखना है, तो वो कैसे इतना फेमस हो गया। तो अब हमें क्या देखना है कि ऐसी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे ये जो स्टिक एंड बॉल का गेम है जब साउथ ईस्ट इंग्लैंड में जो इन्वेंट हुआ है कैसे इतना पैशन बन गया लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ओके।
Our history of cricket will look first at the evolution of cricket as a game in England, कि पहले हम उसका evolution देखेंगे कि कैसे वो एक गेम के तरीके पर उभर के आया इंग्लैंड में, और फिर कैसे उसने फिर वहां पर उसके कल्चर को डिस्कस किया, कैसे ट्रेनिंग, कैसे मतलब वहां पर टाइम के साथ साथ वो होता गया, एंड इट विल देन मूव टू इंडिया, और फिर कैसे मूव हुआ, इंग्लैंड में आया, फिर कैसे वो इंडिया तक मूव हुआ, और उसके बारे में फिर हम उसकी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो हमारा पहला जो टॉपिक है, दिस इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट एज अ गेम। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्रिकेट एज अ गेम, पहले क्या था कि लोग उसको खेल रहे थे, ठीक है, बट क्रिकेट खेल रहे हैं, डंडा हाथ में लिया और खेल रहे हैं, बट क्रिकेट एज अ गेम, क्रिकेट एज अ गेम, वो गेम की तरह कब उसको खेले जाने लगा, गेम की तरह उसको कैसे लिया जाने लगा, तो वो एक चीज है इंपॉर्टेंट जो हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे कि क्या है कि जो टेस्ट मैच है, कि टेस्ट मैच की आप ब्यूटी देखिए, या आप ये कह सकते हैं एक अद्भुत बात इसके बारे में है कि आप 5 दिन तक टेस्ट मैच खेल रहे हो और उसके बाद भी वो ड्रॉ हो सकता है, और ऐसा कोई गेम नहीं है, आप चाहे फुटबॉल देख लो या आप बेसबॉल देख लो या आप कोई सा भी गेम देख लीजिए, इस तरह से नहीं होता है। फुटबॉल का वो भी लिमिटेड है, आप बास्केटबॉल देखते हो वो भी लिमिटेड है, इवन अगर हम लॉन्ग ड्रॉन आउट की बात करें तो जो बैट एंड बॉल गेम जो आपका देखते हैं बेसबॉल, उसमें तो इतनी 9 इनिंग्स हो जाती है, इतना तो उसका हाफ टाइम भी नहीं होता है क्रिकेट का अगर हम बात करें तो। अब तो इसलिए इसका जो सबसे ज्यादा एक बात थी वो थी कि लॉन्ग ड्यूरेशन थी, और उसके बाद भी मतलब उसके बाद भी ड्रॉ हो सकता था, कि ड्रॉ हो गया भाई, कोई नहीं जीता, ड्रॉ हो गया है, ठीक है, तो इसलिए भी लोग ज्यादा इसको देखते थे और उसकी मतलब एक टाइमिंग बन गई। उसके बाद क्या था कि जो लेंथ था, लेंथ ऑफ पिच स्पेसिफाइड है कि ये पिच की जो लेंथ है ये 22 यार्ड्स है, ठीक है, 22 यार्ड्स, बट जो ग्राउंड है ना तो उसकी शेप को कुछ लिमिट किया गया है, ना उसके साइज को कुछ लिमिट किया गया है, तो ये भी एक बड़ी अलग सी बात थी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर हम और उसकी बात करें, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, तो इसके डायमेंशंस फिक्स्ड होते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और इससे आप एग्जाम्पल भी लगा सकते हो कि आप मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी भी सिक्सर मारने के लिए, अगर हम कंपैरिजन करें फिरोज शाह कोटला से जो दिल्ली में है, और उस अगर हम उससे उसका कंपैरिजन करते हैं तो, ठीक है। There's a historical reason behind both these oddities. Cricket was earliest modern team sport to be codified. सबसे पहले इसको codify किया गया, उसके rules बने, सबसे पहले rules दिए उसने, यूनिफॉर्म दी गई, laws बनाए गए, और सबसे पहले जो written laws of cricket आए वो कब आए, 1744 में। The first written laws of cricket were drawn in 1744। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल मजे से और बिल्कुल स्टोरी की तरह देखना है, बस क्रिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुआ। फिर स्टम्प्स की बात देख लीजिए, हाँ, फिर आपके एम्पायर्स आ गए जो आपके डिसाइड करेंगे कि क्या विवाद क्या चल रहा है, ठीक है। तो 2 एम्पायर्स होते थे, ठीक है। स्टम्प्स आपके 22 इंचेस के जितने ऊंचे थे। उसके बाद आपकी जो बेल अक्रॉस डैम, उनके बीच की जो बेल है वो होगी आपकी 6 इंचेस की। उसके बाद आपका जो बॉल है वो होगी आपकी 5-6 ऑन्सेस की, और फिर 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर, बीच में आपका यार्ड जो है 22 यार्ड का डिस्टेंस है। एंड शेप एंड साइज बैट का कोई मायने नहीं रखता, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। और ये भी बहुत मुश्किल था उस टाइम पे कि अगर 40 रन भी बन जाए ना तो ये बहुत मुश्किल होते थे, उसको बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था, ठीक है। तो और उसमें वो अनप्रोटेक्टेड होते थे कि पैड वगैरह भी नहीं यूज करना है, तो भाई उनको डर भी लगता था कि भाई उनको चोट ना लग जाए, तो इसलिए जो है 40 रन लेना भी बहुत मुश्किल होता था स्टार्टिंग में। ओके, द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैव लंदन इन 1760s, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे बना, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब फाउंड हुआ 1787 में, और इसने रिवाइज किया हर एक चीज को, और ये पूरा उसका गार्जियन बन गया क्रिकेट रेगुलाइजेशन का इन 1788 में। एमसीसी आपका जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है। उसके बाद इससे बहुत सारे चेंजेस आए। उसके बाद फिर क्या होना शुरू कर दिया कि बॉल को आप हवा में भी डाल सकते हो, रोल कर सकते हो ग्राउंड पे। तो पहले क्या होता था, ऐसे आप फेंक रहे हो बॉल, ठीक है,
अब उसको आप रोल करके फेंक सकते थे। उसके बाद फिर दो चीजें और हो गई, स्पिन और स्विंग। आप अभी देखते हो ना, आईपीएल भी चल रहे हैं, आप देखते रहते हो कि स्विंग बॉल थी, ये ऐसे हो गया, या स्पिन बॉल है। तो वहां से फिर स्टार्ट हुआ एमसीसी के जो रिवीजन हुआ लॉज का, तो वहां से आई दो चीजें, स्पिन एंड स्विंग। उसके बाद आपका जो बैट्समैन है वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या अपना शॉट क्या मारना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो बैट का जो है आया कि पहले ऐसे हो कि किस तरह का बैट था, अब स्ट्रेट बैट आ गया, ठीक है। तो उससे फिर उसका जो वर्क है कि किस तरह से करेगा, अपनी स्किल पे कैसे काम करेगा, किस तरह से फोर्सफुली वो उस शॉट को लगाएगा, तो वो सब चीजें उसके बाद आने लगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो जो आपका वेट का बॉल जो साइज था वो 5.5 से आपका 5.5 इंच तक के लिए कर दिया गया, इतने आउंसेस तक, सॉरी आउंसेस तक उसका वेट कर दिया जाने लगा। और फिर कई बार तो ऐसा होता था कि बैट भी इतना चौड़ा होता था कि जितने चौड़े आपके स्टंप हो गए। उसके बाद फिर आया इन 1774 में फर्स्ट लेग बिफोर लो। लेग बिफोर आपने सुना है ना, तो ये आया था 1774 में। उसके बाद फिर थर्ड स्टंप कॉमन होने लगा, थर्ड स्टंप कॉमन होने लगा। और फिर 1780 में 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट, कि जो सबसे बड़ा जो मैच चलेगा वो 3 दिन की उसकी ड्यूरेशन रख दी गई, 3 दिन, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आता है फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, क्रिएशन ऑफ फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। तो ऐसे ऐसे देखिए धीरे धीरे आपके चेंजेस होते जा रहे थे, बैट में, बॉल में, ग्राउंड में, स्टंप में। तो इस तरह के चेंजेस चलने स्टार्ट हो गए थे। अब 70s की हम बात कर रहे हैं, 1780s 1770s की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आपके वाइड बॉल्स का रूल आया। उसके बाद सरकमफेरेंस जो है आपके बॉल की वो डिसाइड होने लगी, स्पेसिफाई होने लगी। आपके ग्लव्स जो है वो अवेलेबल होने लगे, आपके जो पैड लगाकर आप खेलोगे ताकि आपको घुटने में चोट ना लगे, आपको एल्बोज के लिए भी पैड्स आने लगे, फिर ग्लव्स आपके आने लगे, उसको पहनकर खेलने लगे। तो इस तरह फिर ये चीजें हो गई। उसके बाद ओवर आर्म बॉलिंग लीगल हो गई, पहले नहीं होती थी, पहले अंडर आर्म बॉलिंग होती थी, अब ओवर आर्म बॉलिंग हो गई, ठीक है। एंड क्रिकेट रिमेन्ड अ प्री इंडस्ट्रियल स्पोर्ट दैट मैच्योर्ड ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन। जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उसमें वो अर्ली फेज में वो मैच्योर हो गया था। एंड दिस हिस्ट्री हैज मेड क्रिकेट अ गेम। और इससे क्या है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो हिस्ट्री है क्रिकेट की, जो रूल्स बने, रेगुलेशंस बनी, इससे वो एज अ गेम देखा जाने लगा। और हम इसमें रूरल का जो उनका रूरल पास्ट है, ग्रामीण जो है उनका हम बात करें तो उसमें हम उनका योगदान नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो लोग होते थे, टाइम लिमिट नहीं होती थी उन लोगों में। क्या होता था कि एक साइड से जा रहा है मैच, आपका चल रहा है, विलेज लाइफ की जो रिदम है, द रिदम ऑफ विलेज लाइफ वर स्लोवर एंड द क्रिकेट रूल्स वर मेड बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मॉडर्न फैक्ट्री वर्क meant that people were paid by the hour or day or the week. Games that were codified after the industrial revolution like football and hockey were strictly time limited to fit the routines of इंडस्ट्रियल सिटी लाइफ। तो अब इन दोनों चीजों के साथ साथ क्रिकेट बढ़ रहा था, क्योंकि आपका साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चल रहा है। In the same way, cricket vagueness about the size of a cricket ground is a result of village। तो इसका सारा ओरिजिन वो विलेज वाला ही है, क्योंकि उसको पहले क्या करते थे कि कॉमन लैंड पर वो खेला जाता था, कि ये एक गांव की कॉमन लैंड है और इस पर सब आकर खेलेंगे, और उसको एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह देखते थे। उसके बाद हर एक गांव का अलग अलग आपका जो बाउंड्रीज होती थी वो अलग अलग होती थी। पहले क्या था कि आपका ये आपकी 4 रन और 6 रन की बात नहीं होती थी, आप भागकर रन बनाते थे। उसके बाद कई बार भीड़ में जाकर बॉल गिरती थी तो उसको लेके आना पड़ता था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ कि पहले भाग पर खेले जाने लगा, फिर उसके बाद एम्पायर वाली बात आई, फिर 2 कैप्टन एग्री होते थे बाउंड्रीज पर कि कहाँ कहाँ बाउंड्रीज होगी। तो ये था, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस नहीं थी। अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो वो भी फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, कि कैसे प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन मटेरियल की अगर हम बात करें या बाद की बात करें तो पहले बैट जो है वुड का बनता है, बॉल जो है लेदर की बनी, ट्विन आ गया, कॉर्क आ गया। उसके बाद आज भी जो बैट एंड बॉल है वो हैंडमेड होते हैं, उनको आज भी इंडस्ट्रियली जो हम देखें तो मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो मटेरियल है वो चेंज किया जा सकता है, पर आज भी कई लोगों ने फिर बात भी की थी कि एल्यूमिनियम का बैट जो है वो उससे खेला जाए, लेकिन उस चीज को नकार दिया गया था।
अगर हम बात करें गोल्फ और टेनिस की, तो क्रिकेट ने रिफ्यूज कर दिया इसके कोई भी टूल जो है इसके इंडस्ट्रीज जैसे आपकी प्लास्टिक हो गई या आपकी किसी भी तरह की चीजें हो गई उससे बनने के लिए इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये वुड से ही जो है wood of willow tree and the handle which is made about of cane that became available as European colonists and trading companies established themselves in Asia। तो अगर हम इस चीज की बात करें तो हम देखते हैं कि इन्होंने वुड को ही सबसे ऊपर रखा और वुड से ही ये बंद मैन मेड, हम बोल सकते हैं कि मैन मेड ही होता है वो। ठीक है, और ये बताया हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे जो डेनिस लेली, उन्होंने ट्राई किया था एल्यूमिनियम बैट से बट वो मना कर दिया गया था। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ये तो इक्विपमेंट थे हमारे बैट एंड बॉल। अगर हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करें तो उसमें चेंज हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए, पैड्स, ग्लव्स ये सब दिए जाने लगे, लाइट वेट मटेरियल्स आ गए, तो हेलमेट वगैरह का यूज होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे इक्विपमेंट्स की जो चीजें थी, जो इक्विपमेंट्स थे वो बदल रहे थे। क्रिकेट एंड द विक्टोरियन इंग्लैंड। अब अगर हम क्रिकेट एंड विक्टोरियन इंग्लैंड की बात करें तो वो कैसे शुरू होता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ क्रिकेट इन इंग्लैंड रिफ्लेक्टेड द नेचर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। इंग्लिश सोसाइटी को ही ऑफ कोर्स उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। द रिच हु कुड अफोर्ड टू प्ले इट फॉर प्लेजर वर कॉल्ड एमेच्योर्स एंड द पुअर हु प्लेड वर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। और उनको तो एक जेंटलमैन की तरह देखे जाने लगा था। जो लोग अपना खेलते थे, आते थे, रिच थे, वो अपने मजे के लिए खेलते थे, और जो आपके पुअर लोग थे या जो गरीब थे उसको जो अपने कि थोड़ा बहुत उनको पैसा मिल जाता था उस चीज से लेकर, तो वो उस चीज को एक प्रोफेशन की तरह खेलते थे, तो उनको प्रोफेशनल बोला जाता था। तो उसकी एक वैल्यू थी। और जो प्लेजर के लिए खेलते थे उनके लिए मनी की कोई वैल्यू नहीं थी उस चीज के लिए कि वो अपने मजे के लिए खेल रहे थे। ओके, तो उसके बाद जो वेजेस थे जो पेड किए जाते थे, जो लोग खेलते थे प्रोफेशनली खेलते थे, उनको पैट्रोनेज उसमें क्या होता था, एग्रीमेंट होता था कि जो कोई वेल्दी सपोर्टर है उनका, वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन की तरह से क्या होता था कि कलेक्टेड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि ठीक है भाई हमने क्रिकेट के लिए इसको सब्सक्राइब कर दिया, हो गया। और गेज मनी। ओके, सो गेम जो है वो सीजनल था एंड डिड नॉट ऑफर एम्प्लॉयमेंट द ईयर राउंड, कि भाई जब आप खेल रहे हो तो आपको मिल रहा है, नहीं खेल रहे हो तो आपके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी तो क्या है कि आप देखते हो 12 महीने चलता रहता है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो लोगों को है और जगह पर भी काम करना पड़ता था, और आपके जो वर्किंग क्लास थे वो भी एम्प्लॉयड होती थी, और आपके माइंस में लोग काम करते थे, तो उन लोगों को अपने काम पर भी ध्यान देना पड़ता था। उसके बाद ये जो लोग थे जो खेलते थे अपने मजे के लिए, जो लोग खेलते थे उनको फिर प्लेयर्स में बनाया जाने लगा, हैड टू बी कंटेंट एंड बीइंग डिस्क्राइब्ड एज प्लेयर्स। दे इवन एंटर द ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट एंट्रेंसेस। और फिर उसके बाद जो आपके कैप्टन्स होते थे या जो आपके जो उसमें रूल्स मेकिंग वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो ज्यादातर बैट्समैन होते थे। ठीक है, वो बैट्समैन होते थे। उनको क्यों इस तरह से बोला जाता था कि अगर बैटमैन है तो वो कैप्टन होगा, या फिर अगर डाउट का कोई चीज आ रही है तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट, वो भी बैट्समैन को ही दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों था? आज तक भी ये चीज चलती आ रही है कि क्रिकेट इज अ बैट्समैन गेम बिकॉज इट्स रूल वर मेड टू फेवर जेंटलमैन, दोज हु डिड मोस्ट ऑफ द बैटिंग। बैट्समैन को ही फेवर किया जाता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे, जो कैप्टन थे, वो एक बैट्समैन थे। ठीक है, नॉट बिकॉज बैट्समैन वर नेचुरली बेटर कैप्टन, बट बिकॉज दे वर जनरली जेंटलमैन। ओके, कैप्टन ऑफ टीम्स वेदर क्लब टीम्स नेशनल साइड्स वर ऑलवेज एमेटर, जो मतलब अपने मजे के लिए खेलते थे वही लोग थे वो। इट वॉज not till the 1930s that the English test team was led by a professional, और 1930s में जाकर हुआ कि एक प्रोफेशनल ने लेड किया, लेन हटन ने। ओके, तब तक क्या चल रहा था, वो जो लोग अपने मजे के लिए खेलते थे, रिच सेक्शन के लोग थे, वही कैप्टन बनते थे। तो पहली बार एक प्रोफेशनल कैप्टन बना था इंग्लिश टेस्ट टीम का इन 1930s। It's often said that the Battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton, कि जो आपकी वाटरलू वाली जो युद्ध था वो किस पे जीता गया था, प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटोन पे जीता गया था। और इसकी जो सक्सेस थी
जो मिलिट्री सक्सेस थी वो किस चीज पर बेस करती थी, कि जो आपको स्कूल्स में सिखाई जाती थी बच्चों को। सो जो एटन था वो बहुत फेमस था इस स्कूल के लिए। तो इसमें क्या होता था, द इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल वाज द इंस्टीट्यूशन दैट ट्रेन इंग्लिश बॉयज फॉर करियर। और करियर किस किस चीज में वो दिखाता था, वो जो स्कूल था आपका, मिलिट्री में, सिविल सर्विस में, चर्च में, और फिर उसके बाद इंपीरियल जो आपके इंग्लैंड की 3 ग्रेट इंस्टीट्यूशन थे उन सब चीजों के बारे में, ठीक है। एंड Thomas Arnold, headmaster of the famous rugby school and founder of the modern public school, saw team sport like cricket and rugby not just as outdoor play but as an organized way of teaching English boys the discipline, the importance of hierarchy, the skills, the code of honor, the leadership quality that helped them build एंड रन द ब्रिटिश एम्पायर। अब उसने क्या सोचा कि अगर हम इन स्कूल्स में रग्बी और क्रिकेट को जो है सिखाने लगे तो उससे वो खुद ही नई नई स्किल्स सीखेंगे, डिसिप्लिन होंगे, और ये कॉड ऑफ ऑनर सीखेंगे, लीडरशिप क्वालिटी उनमें आएगी, और जिससे अल्टीमेटली किस चीज में हेल्प होगी, ब्रिटिश एम्पायर को संभालने में, उसको चलाने में हेल्प होगी। तो फिर यहाँ से वो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस होना शुरू किया, ठीक है। Cricket helped to confirm the self-image of the English elite by glorifying the amateur ideal, where cricket was played not for victory or profit, but for its own sake in the spirit of fair play, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल फैक्ट की अगर हम बात करें, इन एक्चुअल फैक्ट द नेपोलियनिक वॉर वर वॉन बिकॉज of the economic contribution of the iron works of Scotland and Wales, the mills of the Lancashire and the financial house of the city of London। और वो जीता किस लिए गया था, क्योंकि जो इकोनॉमिक हेल्प वहां से हो रही थी स्कॉटलैंड और वेल्स के द्वारा। It was the English led in trade and industry that made Britain the world's greatest power, but it suited the English ruling class to believe that it was the superior character of its young man, built in boarding school, playing gentlemanly गेम्स लाइक क्रिकेट दैट टिप्ड द बैलेंस। और उन्होंने इस चीज को किस तरफ मोड़ दिया, जो इंग्लिश रूलिंग क्लास थी, कि वो जो बच्चे हैं जो बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं और स्किल्स सीख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, डिसिप्लिन हो रहे हैं, उसी की वजह से जो है हमारा जो बैलेंस है वो बना हुआ है, और जो हमारी जो हम आगे भी जो जीतेंगे या जो बनेगा, एक राष्ट्र जो बनेगा, डिसिप्लिन राष्ट्र जो बनेगा, वो जब जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, ठीक है। हायरार्की का मतलब आप सब जानते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय रैंक एंड स्टेटस। उसके बाद आता है द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट, ओके। उससे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पोर्ट फॉर गर्ल्स टिल द लास्ट। अब गर्ल्स की बात आती है, क्योंकि हर जगह आप जहाँ पे भी पढ़ते हो तो गर्ल्स वाला सेक्शन आता ही आता है कि गर्ल्स का उस टाइम पर क्या हाल था। So till the last part of 19th century, sports and vigorous exercise for girls was not a part of their education। गर्ल्स के लिए वो मतलब पार्ट ही नहीं था, उनके पार्ट ऑफ एजुकेशन नहीं था गर्ल्स के लिए। एंड उसके बाद फिर आपकी जो Cheltenham Ladies College from 1858 to 1906 reported to the Schools Inquiry Commission in 1864। उसने क्या किया, जो प्रिंसिपल थी वहां की डोरोथिया बेल, the vigorous exercise which boys get from cricket etc must be supplied in the case of girls by walking and skipping। तो उन्होंने बोला इस चीज को। एंड by 1890 school began acquiring playgrounds and allowing girls to play, ओके। उसके बाद सबसे पहले कुछ गेम्स रखे जाते थे जो मेल प्रिजर्व थे, बट फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट हुए, बट द कॉम्पिटिशन वॉज स्टिल डिस्करेज्ड, वो डिस्करेज ही होता है। एंड उन्होंने फिर क्या लिखा था, आई एम मोस्ट एंक्शियस दैट गर्ल्स शुड नॉट ओवर एक्सर्ट देमसेल्व्स और बिकेम एब्जॉर्ब्ड इन एथलेटिक राइवलरीज एंड देयरफॉर वी डू नॉट प्ले अगेंस्ट द अदर स्कूल। आई थिंक इट इज बेटर फॉर गर्ल्स टू लर्न टू टेक एन इंटरेस्ट इन बॉटनी, जियोलॉजी एंड नॉट मेक कंट्री एक्सेप्शंस। फिर ये उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये सब जो आप देखते हो ना, ये सोर्सेज हैं, दीज आर द रियल सोर्सेज, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से लिखते थे, फिर कैसे उनको रिसीव होता था कि भाई उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए बोला कि भाई उनको पार्ट बना दिया जाए गर्ल्स के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, डिस्करेज मामला चल रहा था, तो फिर उन्होंने फिर एक तरफ से कहा गया कि भाई अपना बॉटनी में ध्यान दो, जियोलॉजी पर ध्यान दो, ठीक है।
तो इस तरह से आप बता सकते हो, या मतलब एक समझ आपको मिलती है इस तरह से इतिहास की। ये नहीं कि हर चीज आपको अब पेपर में ही आएगी तो ही आप उसको पढ़ोगे, लेकिन एक उस टाइम के समाज की समझ, वो किस तरह से लिखते थे, किस तरह से बात होती थी, किस तरह से ऑफिशियल जो वर्ड्स होते थे वो एक्सचेंज होते थे, वो चीज़ों की समझ आपको इन सोर्सेज से मिलती है जो आपके एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। दैट्स वाई दे आर इम्पोर्टेंट। एक दो तो मैं करा ही देती हूँ, बट मोस्टली जो नहीं हो पाते हैं तो ट्राई टू रीड दैम। कोई रटना थोड़े ही, आपको बस समझना है, तो उसको समझने की कोशिश किया करिए। उसके बाद क्या होता है, द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट। अब वो गेम बन गया, अब गेम बनने के बाद उसका स्प्रेड होना शुरू हुआ। कैसे कैसे फिर वो स्प्रेड हुआ? While some English team games like hockey and football became international game played all over the world, cricket remained a colonial game limited to the country that has been part of the British Empire. कि अगर आपकी जो हम बात करें फुटबॉल की, अगर हम बात करें हॉकी की बात करें, तो फुटबॉल और हॉकी की अगर हम बात करते हैं तो वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड खेली जा रही है, फुटबॉल एंड हॉकी। बट जो क्रिकेट है, मतलब बहुत सारी जगह पर, ठीक है, हम बोल सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर। बट जो क्रिकेट है वो कहाँ तक कन्फाइंड होकर रह गया है? उसको सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनीज तक, ठीक है, वहां पर जहां पर ब्रिटिश है सिर्फ उन्हीं की कॉलोनीज तक उसका जो है एक सीमा बना दी गई है, ठीक है। और इस वजह से वो अभी पार्ट नहीं बन पाया है। फिर क्या होता है? द प्री इंडस्ट्रियल ऑर्डनेस ऑफ क्रिकेट मेड इट हार्ड गेम टू एक्सप्लोर्ट। ओके, इट टुक रूट ओनली इन कंट्रीज दैट ब्रिटिश कंकर्ड एंड रूल्ड। वो सिर्फ वहीं पर है जिसको ब्रिटिश ने जीता है या रूल किया है। इन दीज कॉलोनीज क्रिकेट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ पॉपुलर स्पोर्ट आइदर बाय वाइट सेटलर्स, मतलब कि जो वहां पर वाइट लोग सेटल हुए थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज एंड कीनिया, और बाय लोकल एलाइट्स, जो लोकल एलाइट्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, मतलब रिच है, रिच सेक्शन है, हु वांटेड टू कॉपी हैबिट्स ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर्स, जो चाहते हैं कि भाई उनसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लिया इंडिया में है, कुछ इंडिया के रिचर सेक्शन लोग हैं, अपने आप को बहुत एलीट समझते हैं, और उनके ऊपर एक कॉलोनियल वो देख के आते हैं कि भाई अच्छा वहाँ के रिच लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो वो उस पैशन को अपने अंदर डालते हैं और आके खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इंडिया में हुआ था। While British imperial officials brought the game to the colonies, they made little effort to spread the game, especially in colonial territories. ठीक है, जहां पर वो उनके where the subjects of empire were mainly non-white such as India and West Indies. तो उन्होंने वहां पर थोड़ा थोड़ा उसको स्प्रेड करना शुरू किया। एंड here playing cricket became a sign of superior social or racial status, कि जो लोग अपने भाई क्रिकेट खेलता है उसको सुपर माना जाता है, एकदम सुपर है उसकी, वो सुपर सोशल सुपीरियर सोशल एंड रेशियल स्टेटस है, मतलब एक स्टेटस उसका बन गया था कि जो क्रिकेट खेलते हैं उनका स्टेटस बहुत ऊंचा माना जाता था, तो एक स्टेटस वाला गेम बन गया था। ओके, एंड the Afro-Caribbean population was discouraged from participating in organized club cricket, which remained dominated by white plantation owner. और जो अगर हम इन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर क्या था कि जो वाइट लोग थे, ओनर थे, उनके सर्वेंट थे, प्लांटेशन वाले, प्लांटेशन वहां पर चल रहा था, तो उनके जो ओनर्स, उनके सर्वेंट्स थे, वो लोग खेलते थे और वही डोमिनेट करते थे। The first non-white club in the West Indies was established towards the end of the 19th century. और उसमें भी जो फर्स्ट नॉन वाइट का अगर हम क्लब की बात करें वेस्ट इंडीज में, तो वो 19th सेंचुरी में बना था। एंड इवन इन दिस केस इट्स नंबर वर लाइट स्किन, डार्क स्किन की तो अभी भी बात नहीं हुई है, बस हम कह सकते हैं कि दे आर नॉन वाइट्स, ओके। एंड लाइट स्किन मलेटोज, वो क्या होते हैं? वो पीपल होते हैं मिक्स्ड यूरोपियन एंड अफ्रीकन डिसेंट, जो यूरोपियन और अफ्रीकन का जो मिक्स जो होता है, तो वो लोग उसमें खेल सकते हैं। सो वाइल ब्लैक पीपल प्लेड एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इनफॉर्मल क्रिकेट ऑन बीचेस, इन ब्लैक एलीज एंड पार्क्स, क्लब क्रिकेट टिल एज लेट एज 1930s was dominated by white elites, कि वो लोग ठीक है बीचेस पे खेल लेते थे या कहीं गली में खेल लिया, कहीं पर भी खेल लिया, लेकिन एक स्टेटस के सिंबल की तरह या मतलब एक पॉपुलरली रेगुलराइज तरीके से वो लोग नहीं खेलते थे, क्योंकि 1930s तक उसको व्हाइट एलाइट्स जो लोग थे वही डोमिनेट करते थे। डिस्पाइट द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द व्हाइट क्रिकेट एलाइट,
इन द वेस्ट इंडीज द गेम बिकेम ह्यूजली पॉपुलर इन द कैरेबियन, और वो कैरेबियन में क्या हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस उसको मिली, और उसको एक रेशियल इक्वालिटी और पॉलिटिकल प्रोग्रेस का सिंबल समझा जाने लगा, और कुछ लोग वहाँ पर आते थे, उस चीज़ के बारे में बात करते थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने अपनी फर्स्ट टेस्ट सीरीज जीत ली अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1950, एंड इट वाज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल अचीवमेंट, कि वही लोग जिन्होंने एक गेम बनाया है और वो लोग जिनको वो खेलने नहीं देते वो उनके खिलाफ जीत जाते हैं, तो यू कैन लुक एट द अचीवमेंट कि कितना उन लोगों ने उस चीज को सेलिब्रेट किया होगा, एज अ वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट वेस्ट इंडियंस वर इक्वल्स ऑफ व्हाइट इंग्लिशमैन। तो उन्होंने क्या कहा कि इस चीज को उन्होंने उनकी बराबरी पर लाकर रख दिया था। अब देखिए, देयर वर टू आयरनीज टू दिस ग्रेट विक्ट्री। क्या थी? अब इसमें भी आयरनी है कि वेस्ट इंडीज जीत तो गई, लेकिन जो उनका कैप्टन था वो व्हाइट प्लेयर था। He was a white player. The first time a black player led the West Indies Test team was in 1960. 1950 में वो जीत गई थी, लेकिन व्हाइट प्लेयर जो था उनका कैप्टन था, बट पहली बार जो ब्लैक कैप्टन बना इन 1960 फ्रैंक वॉरेर वाज नेम्ड कैप्टन। एंड सेकंड थिंग क्या थी कि वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो एक नेशन को नहीं रिप्रेजेंट करती थी, उसमें काफी सारे डोमिनियंस आते थे, ठीक है, जो बाद में चलकर इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। तो इसमें दो चीजें आपकी आ सकती हैं। पहली ये कि वो जीत गई थी लेकिन कैप्टन जो था वो वाइट था, और दूसरी चीज कि वो एक कंट्री की बात नहीं कर रही थी, वो बात कर रहे थे बहुत सारी जो कंट्रीज थी उस टाइम पर, जो डोमिनियन हम उनकी बात कर रहे थे, लेकिन बाद में चलकर वो अलग अलग कंट्री बन गई। तो इस वजह से हम उसको नहीं बोल सकते, हम उसको एक जीत नहीं देख सकते हैं नॉन वाइट पीपल की, क्योंकि उसमें इंक्लूडेड बहुत सारे लोग थे। डोमिनियन किसको बोलते हैं? सेल्फ गवर्निंग एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कि वो कंट्रोल में तो ब्रिटिश क्राउन के ही काम कर रहे थे, लेकिन सेल्फ गवर्न हो रहा था वहां पर। क्रिकेट फैंस नो दैट वॉचिंग अ मैच इन्वॉल्व्स टेकिंग साइड्स। अब क्रिकेट के जो फैंस हैं सभी होते हैं, मोस्टली सब होते हैं, और उनको पता है कि अगर आप किसी का मैच देखने जा रहे हो या आप घर में भी देखते हो, ठीक है, और अगर मतलब बात करें भारत पाकिस्तान की, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि जो भारत के लोग हैं वो भारत की साइड से, पाकिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान के साइड से, और अगर आप आईपीएल की बात करो तो उसमें भी आप अपने स्टेट की जो टीम है उसके लिए ज्यादातर सोचते हैं, ज्यादातर, ठीक है। तो अब जैसे रणजी ट्रॉफी की बात करें तो जब दिल्ली और मुंबई खेलते हैं तो लॉयल्टी क्या होती है कि वो किसकी सपोर्ट में आए, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली वाले दिल्ली का सपोर्ट करते हैं, मुंबई वाले मुंबई का करते हैं। तो इस तरह से होता है। ऐसे आपका हम बात करें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भी पता चल जाएगा कि भाई ये किसको फेवर कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट है। बट थ्रू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लास क्रिकेट टीम्स वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल्स। कि पहले क्या था कि पहले ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल पे डिसाइड नहीं होती थी कि इंडिया की टीम में इंडिया वाले खेल रहे हैं, इंग्लैंड की टीम में सिर्फ इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं। Till 1932 that a national team was given the right to represent India in a test match. उसके बाद उनको दिया गया था। So how were team organized? तो ऐसा क्या था कि अगर वो इंडिया के लोग इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, और वेस्ट इंडीज का आपने देखा, तो ऐसे क्या क्या बेसिस था जिसके बेस पर टीम्स को डिवाइड किया जाता था? क्योंकि ज्योग्राफिकल बेसिस पे तो उन्होंने मना कर दिया कि वो तो बाद में चलकर हुआ, जैसे अब होता है। लेकिन फिर ऐसा क्या क्या उनका बेस था, किस बेस पर वो जो है टीम्स को डिवाइड करते थे कि भाई ये यहाँ इस टीम में होगा या इस टीम में होगा? उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 में। सो दिस वाज द पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है क्रिकेट की पॉपुलैरिटी हुई, कैसे वो एक गेम बना और कैसे वो जगह जगह पर खेला जाता था। उसके बाद हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्रिकेट, रेस एंड रिलीजन, और उसके इस चैप्टर को हम फिर कंप्लीट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द पार्ट 1 एंड आई होप कि आपको क्रिकेट में समझने में, क्रिकेट की हिस्ट्री को, क्रिकेट के इतिहास को समझने में खूब मजा आया होगा। और पार्ट 2 में हम इसी को आगे भी करते रहेंगे कि कैसे हमें उसको और आगे तक समझेंगे, कैसे हम टीम्स को यहाँ पर बनवाएंगे कि कौन सी टीम कब कैसे बनी, किस तरह से फिर टीम बनना शुरू हुआ, उस सब चीजों को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द पार्ट 1 एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।